हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज फिर आ गए हम लेकर क्लास 12th अकाउंटेंसी, जिसमें हम चेंज इन पीएसआर देख रहे हैं। और यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक होगा, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह को कैसे राइट ऑफ करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे WCR एंड IFR का ट्रीटमेंट। तो आज के इस चैप्टर में स्पेशली हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए सो दैट नेक्स्ट क्लास आपसे मिस ना हो। जैसा कि हमारा जो शेड्यूल है, TTS में हम क्लास 12th अकाउंटेंसी और MWF में 11th अकाउंटेंसी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। जल्दी से, अगर अभी तक आपने अपना ये क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। तो चलिए शुरू कर दें। तो सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की अकाउंटिंग करेंगे। साथ ही साथ हम WCR IFR के इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस देखेंगे जो कि कॉमन है आगे आने वाले एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन तक। लेकिन थोड़ा सा डिसोल्यूशन में इसका जो ट्रीटमेंट है डिफरेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो लास्ट हमारे क्वेश्चंस की सीरीज में रह गया था कि भाई अगर आपके पास सपोज जनरल एंट्री दे रखी है और आपसे पूछा कि गेनिंग रेशियो, जैसे हमने ऑलरेडी रेशियो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिए, लेकिन एक क्वेश्चन बचा था तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन हम WCR IFR और रिजर्व्स के बारे में देखेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड या एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। आपके पास जनरल एंट्री ऑलरेडी दे रखी है। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जनरल एंट्री करना सीखा था। यहाँ पे जनरल एंट्री के बेस पे आपको अब नया रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, जैसे निधि, विधि एंड काव्या। जैसे कि मैं बता दूं आपको, ये TS ग्रेवाल के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन एक दो आगे पीछे हो सकते हैं एडिशन के अकॉर्डिंग, आप देख लीजिएगा। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन सेम होते हैं। तो निधि, विधि एंड काव्या आर पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है। ओल्ड रेशियो कितना है गाइस? 2:1 है। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो गिवन है। उन्होंने बोला कि रेशियो उन्होंने चेंज कर लिया। दे पास द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल इन द बुक्स। उन्होंने ये एंट्री, ये जनरल एंट्री यहाँ पर पास की हुई है, आपके पास ऑलरेडी दिख रही होगी। निधि एंड काव्या का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है और विधि का करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इससे ये तो समझ में आता है, मैंने आपको क्या बोला था, जो सेल करता है वो क्रेडिट होता है, जो सैक्रिफाइस करता है वो क्रेडिट होता है, गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं। तो ये दोनों क्या है? गेनिंग पार्टनर है। ये दोनों क्या है? गेनिंग पार्टनर्स है। और ये क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ये क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। जिस और आप देख सकते हो मैंने क्या बोला था, जितना गेन होता है उतना ही तो सैक्रिफाइस होता है। 24,000 से क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पर 40,000 कर लो गाइस, एक, ठीक है, ये 40,000 है। ठीक है, ये 40,000 से क्रेडिट हो रहा है और ये 24 एंड 16,000 से डेबिट हो रहे हैं। लिखा है व्हाट विल बी द न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस जर्नल एंट्री। अब हमको ये देख के ये तो समझ में आ गया कि दो लोग गेन कर रहे हैं, एक सैक्रिफाइस कर रहा है, और वो गेनिंग का रेशियो भी यहाँ पर हमको दिख गया है कि गेनिंग शेयर कितना है, 3/25 एंड 2/25, और इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है, 5/25। तो आपको क्या करना है, ये गेनिंग शेयर ओल्ड रेशियो में ऐड कर दोगे तो गेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो आ जाएगा, और ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो या शेयर घटा दोगे तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का न्यू रेशियो आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपसे इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि न्यू रेशियो का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा ओल्ड रेशियो प्लस गेन, अगर किसी ने गेन किया है, या फिर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। ठीक है, माइनस सैक्रिफाइस। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे दो लोग हैं जिन्होंने गेन किया हुआ है और एक बंदा है जिसने सेक्रीफाइस किया हुआ है। किस किसने गेन किया हुआ है? तो निधि पार्टनर है, निधि, विधि एंड काव्या। तो ध्यान देना, विधि सेकंड नंबर की पार्टनर है। तो निधि का जो रेशियो था, निधि, विधि एंड काव्या, यहां पर मैं लिख लेता हूं, निधि, विधि एंड काव्या 2:1। ठीक है, और इस बंदे ने सेक्रीफाइस किया है। क्या किया है इसने? सेक्रीफाइस किया है 5/25, और बाकी दोनों ने गेन किया हुआ है। गेन कितना किया है? 3 एंड 2। ठीक है, इसने गेन किया हुआ है 3/25 का, और इसने भी गेन किया हुआ है 2/25 का। ये इसमें प्लस कर दो, ये इसमें प्लस कर दो, और ये यहां से माइनस कर दो। बस इतना करना है आपको, आप नए रेशियो पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निधि की बात कर लेते हैं। निधि के जो ओल्ड रेशियोज थे,
निधि का जो ओल्ड रेशियो था 2/5 था, प्लस इसने जो गेन किया है 3/25 का गेन किया है। एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा। कैसे? 5 से 25 पूरा कट हो रहा है, यानी यही एलसीएम है। अब 5 5 से 25, ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। 5 5 से 25 और जो यहाँ पर वैल्यू आती है इससे इसमें मल्टीप्लाई करो। 5 2 से 10 प्लस 25 1 से 25, 25 से 25 में डिवाइड करोगे तो एक ही बार जाएगा और एक से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो कितना हो गया 13/25। निधि के बाद नेक्स्ट है विधि, जिसने क्या किया हुआ है, सेक्रीफाइस किया हुआ है। इसका रेशियो था 2/5 माइनस 5/25। एलसीएम लिया तो 25 हो गया। 5 5 से 25, 5 2 से 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5/25। एंड काव्या जिसको की गेन हुआ था 1/5 प्लस 2/25। एलसीएम लिया तो 25 होगा। 5 5 से 25, 5 1 से 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7/25। सो व्हाट इज द न्यू पीएसआर? क्या होगा न्यू पीएसआर? न्यू पीएसआर होगा हमारा 1357। ठीक है, यही हमसे पूछा था, यही हमारा आंसर है। यही हमसे पूछा गया था और यही हमारा आंसर है गाइस। ठीक है, डन। एनी प्रॉब्लम? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैट में रिप्लाई कर सकते हैं या फिर हमारे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्रज्ञान कॉमर्स, जो कि अवेलेबल है फोन प्ले स्टोर पर। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड करके भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। ये न्यू पीएसआर पूछा गया था क्वेश्चन में, हमने न्यू पीएसआर कैलकुलेट कर दिया और यहाँ पर रेशियो से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और आज जो कि हमारा मेन टॉपिक है वो है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, इन सबके ट्रीटमेंट हमको देखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से बगैर किसी देरी के। अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो भाई आपको एक चीज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पहले एडवांस में, कि हमारे पास बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में दो टाइप के रिजर्व्स वगैरह देखने को मिलते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट, जो पार्टनर्स ने बनाए होते हैं अपने फायदे के लिए। ठीक है, चलिए ये आपके सामने बैलेंस शीट दिख रही होगी। कॉन्सेप्ट्स को समझना बड़े ध्यान से। ठीक है, बैलेंस शीट, यहां पे आपने देखा होगा लाइबिलिटीज होती हैं, यहां पर अमाउंट, यहां पर एसेट्स और यहां पर अमाउंट। अब आपने सबसे कॉमन आपने जो रिजर्व देखे होंगे, सभी ने देखे होंगे, एक तो जनरल रिजर्व देखा होगा। ठीक है, एक आपने देखा होगा जो कॉमन होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह, उस साइड आएंगे, उनका रिजर्व्स की कैटेगरी में नहीं। एक हम कह सकते हैं P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। मैं वही चीजें पढ़ाता हूं जो आपको यहां पर आने वाली है। ठीक है, एक देखा होगा आपने WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक देखा होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ये भी अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो सिर्फ जनरल रिजर्व ज्यादातर आपने देखा होगा, बस आगे अब आप यही चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, इन सभी जो जो यहाँ पर आपको जो रिजर्व्स दिख रहे हैं, इनका क्या होता है गाइस? क्रेडिट बैलेंस होता है। इन सभी का कौन सा बैलेंस होता है? आपको जैसा कि पता है लाइबिलिटी साइड आते हैं, तो इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, फिर यहां पर भी कभी कभी आपने कुछ चीजें देखी होंगी जिनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं, लाइक जैसे एक तो P&L का डेबिट बैलेंस। ठीक है, कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि सर डेबिट बैलेंस तो लॉस होता है और लॉस को हम एसेट साइड क्यों दिखाते हैं? तो अकाउंटेंसी डुअल एंट्री सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट सिस्टम, ऑल डेबिट बैलेंस आर एसेट्स और ऑल क्रेडिट बैलेंस आर लाइबिलिटी। तो डेबिट बैलेंस होने की वजह से वो एसेट साइड दिख रहा होता है, उसको नियर फ्यूचर में भी हम राइट ऑफ कर सकते हैं, ये भी एक लॉजिक होता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से आपको वो यहाँ पे दिखता है। और क्रेडिट बैलेंस जो कि प्रॉफिट होता है, वो लाइबिलिटी होती है फर्म के लिए, उसको हम कहीं ना कहीं कैपिटल में फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या ऐड कर देते हैं। आपने देखा होगा प्रॉफिट के ऊपर किसका क्लेम होता है? ऑनर्स का क्लेम होता है। तो P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया। यहां पर कभी कभी आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिल जाएंगे, आपको यहां पर कोई भी जैसे गुडविल वगैरह दिख जाएगी, इंटेंजिबल एग्जिस्टिंग एसेट्स। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको कि ये परचेज गुडविल होती है, नॉर्मली इसको राइट ऑफ कर देते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल होती है हमारी। यहां पर इन दो चीजों के बारे में हम ज्यादातर बात करेंगे, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गाइस इनके डेबिट बैलेंस होते हैं और इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ये तो आपको क्लियर होगा पहले से, नहीं क्लियर है तो आप समझ लीजिए कि लाइबिलिटीज में साइड जितने भी रिजर्व दिखते हैं उन सबका क्रेडिट बैलेंस होता है और इनका डेबिट बैलेंस होता है। अब आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट ये कहा जाता है कि जितनी भी रिजर्व्स हैं उनको आप राइट ऑफ कर दीजिए एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन।
जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन दोबारा से गठन किया जा रहा होता है, उस टाइम पे जितने भी एग्जिस्टिंग रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व है, उन सबको राइट ऑफ कर देना चाहिए। ये एक तरीका है। दूसरा एक होता है कि उसको हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो मैं इनको क्या कहता हूँ, खासकर इन दो चीजों को समझना। ये दो चीजों को हम शुरुआत में देखने वाले। इन दो चीजों के एक प्रकार के रिजर्व्स हैं, और रिजर्व्स में क्या है, यहाँ पर कुछ ना पैसा रखा हुआ है आपके पास, ठीक है, इसमें पैसा रखा हुआ है। ये रिजर्व जो है, अगर इसको मैं राइट ऑफ करूंगा, एक तरीका है कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूं, नई बैलेंस शीट में भी दिखा सकता हूं। एक होता है राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब है इस गुल्लक, ये गुल्लक है, इस गुल्लक को फोड़ो, इसमें जो पैसा है उसको अपने एग्जिस्टिंग रेशियो में, यानी कि जो प्रेजेंट रेशियो है उस रेशियो में बांट लो। ठीक है, आपके पास इस गुल्लक को फोड़ो और इस गुल्लक में से जो जो पैसा निकले उसको आप जिस रेशियो में आप इसमें कंट्रीब्यूट करते थे, सपोज दो पार्टनर थे, 2:1 के रेशियो में इसमें पैसा डालते थे, इसमें 3,000 रुपए हैं, तो इस गुल्लक को फोड़ो और 2001 और 1001 में बांट दो। इसको बोलते हैं राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करने का मतलब क्या है, इसको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा देना। अब जिनके क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस को हटाने का मतलब क्या है, बैलेंसेस को डेबिट कर दीजिए और पार्टनर्स को क्रेडिट कर दीजिए, तो ये हमारे बुक से हट जाएंगे। ऐसे ही ये वाले जो रिजर्व्स हैं जिनके डेबिट बैलेंस है, इसमें ये समझ लीजिए एक ऐसी गुल्लक है जिसमें नेगेटिव है हमारे पास, सपोज करिए इसमें नेगेटिव 300 रुपए पड़े हुए हैं हमारे पास और रेशियो है 2:1। तो इसको भी राइट ऑफ करने का मतलब क्या है, राइट ऑफ करने का मतलब है इसको मिटा दो। और मिटाने का मतलब क्या है भाई, इनके डेबिट बैलेंस है तो ये क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और जो भी हमारा P&L है, जो भी हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो राइट ऑफ करने की प्रोसेस में पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और ये जो है क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, कौन जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं, P&L और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कुछ कॉमन चीजें होंगी, इन्हीं को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहां से हम शुरू करते हैं एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो if at the time of change in PSR, reserves, accumulated profit and losses exist in the books of the firm, जैसे कहां एग्जिस्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। They are transferred to the partners capital account if capital are fluctuating, then और current account if our capital is fixed। तो आपको इनमें ट्रांसफर कर देना है। एंड देयर ओल्ड PSR, कौन से रेशियो में गाइस, ओल्ड PSR में। ठीक है, बिकॉज reserves accumulated undistributed profits and losses on the date of change in PSR ratio were earned before the reconstitution of the firm। इनको आपने कब अर्न किया था, सपोज करो ये 31 मार्च 2026 को रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। कोई ये मत पूछना कि व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हाय हेलो अनुज। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिस डेट को कुछ हमारी पार्टनरशिप डीड में चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें से पहला कॉज हम देख रहे हैं चेंज इन PSR। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, पार्टनर्स के लाभ हानि वितरण रेशियो में परिवर्तन हो रहा है, तो इस डेट को हो रहा है। इससे पहले जो भी हमारे पास ये रिजर्व थे, ये बैलेंस शीट हमारी 31 मार्च को है, ये 31 मार्च 2026 को है, कुछ चेंजेस के पहले। और चेंजेस के बाद हमने जितने भी ये रिजर्व्स क्रिएट किए होंगे वो सब किस रेशियो में किए होंगे, ओल्ड रेशियो में क्रिएट किए होंगे। तो इनको राइट ऑफ भी किस रेशियो में करेंगे, सेम इनको राइट ऑफ किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे। इसके बाद न्यू रेशियो इधर से एप्लीकेबल होगा। तो न्यू रेशियो जब होगा, जब हम नए रेशियो बनाएंगे, वो नए रेशियो में बनाएंगे, नए रिजर्व्स बनाएंगे नए रेशियो में, पुराने रिजर्व्स को राइट ऑफ करना है पुराने रेशियो में। ठीक है, तो ये थ्योरी आपने देखी होगी। अब द जर्नल एंट्री फॉर पास्ट आर फॉर द ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके कौन से बैलेंस होंगे गाइस, इनके बैलेंसेस होते हैं क्रेडिट बैलेंस। कौन से बैलेंस होते हैं इनके, सभी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ठीक है, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स हैं, तो इनके क्रेडिट बैलेंस है। और याद रखना, इनमें मैं WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। अभी मैं यहाँ पर दो चीजों की बात कर रहा हूँ, एक तो जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस होने की वजह से इनकी जर्नल एंट्री क्या होगी, आपके पास जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व डेबिट, जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा उसको भी डेबिट। जैसे ही हमने डेबिट किया, अभी तक इनके बैलेंसेस कौन से थे, क्रेडिट थे गाइस। क्रेडिट जैसे ही ये डेबिट हुए, ये राइट ऑफ हो गए। अब राइट ऑफ हो गए, इनका पैसा जाएगा कहां, जैसे मैंने कहा था ये गुल्लक है, गुल्लक में से 3,000 रुपए निकले, तो 3,000 रुपए को हम कहां पे बांटेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करेंट अकाउंट। ठीक है, इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। सपोज करो 2,000 इसमें था, 1,000 इसमें था, और इनको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, पार्टनर्स के
कैपिटल या करेंट अकाउंट में? करेंट अकाउंट में कब ट्रांसफर करेंगे? अगर हमारी कैपिटल फिक्स है और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कब? याद रखना, यहां पर दो चीजों की बात हुई, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिनके की बैलेंस कैसे होते हैं? क्रेडिट। अब इसका अपोजिट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन दोनों की भी बात कर ली जाए। ठीक है, तो अगले होते हैं हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात मैं करूं तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जो बाय नेचर रेवेन्यू है बट इतने लमसम अमाउंट में कर दिए गए कि इनका जो बेनिफिट है 1 साल से ज्यादा तक मिलता है। अगर बिजनेस कंटिन्यू रहता है, अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, बिजनेस बंद कर दिया जाता है, तो ये संक कॉस्ट होती है। जैसे एडवर्टाइजमेंट पे किया गया ह्यूज एक्सपेंसेस, जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा तक मिलता है, लेकिन वो बाय नेचर रेवेन्यू का होता है, तो हम उसको कुछ पार्ट करंट ईयर में राइट ऑफ कर लेते हैं, कुछ पार्ट भविष्य में राइट ऑफ करते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर बिजनेस बंद हो गया तो वो एडवर्टाइजमेंट पे किया हुआ सारा एक्सपेंडिचर जीरो हो जाता है। इसीलिए इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या संक कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो इसको हम एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इसको भी हम राइट ऑफ कर रहे होते हैं। तो इन सबके बैलेंसेस कौन से होते हैं गाइस? इनके बैलेंस होते हैं डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस होते हैं। अब इनको अगर राइट ऑफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। एक तो सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट, यानी कि जो डेबिट बैलेंस है उसको मैं क्रेडिट करूंगा। दूसरी चीज, अगर मेरे पास कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उनको भी मैं क्रेडिट करूंगा। तो डेबिट कौन होगा? इनको कौन बियर करेगा? इनको करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट में आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। सपोज मैंने आपको बताया था कि इनमें 300 रुपए पड़े हुए हैं, इसमें 100 रुपए पड़े हुए हैं और इसमें 200 रुपए पड़े हुए हैं, तो पार्टनर्स को 300 रुपए से क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। ये हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉस कौन सा हो गया? पी&एल अकाउंट। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ एनी, अगर आपको दिख जाता है तो। जैसे आपने गुडविल राइट ऑफ किया था, आपको याद होगा गुडविल भी तो आपने सेम तरीके से राइट ऑफ की थी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्या किया था आपने? एग्जिस्टिंग गुडविल को भी तो ऐसे ही राइट ऑफ किया था ना, जो ऑलरेडी कर चुके हो आप लोग। कल की क्लास में हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था। एग्जिस्टिंग गुडविल को भी तो राइट ऑफ इसी तरीके से किया था। सपोज करो ये 1000 रुपए की थी परचेज गुडविल, तो ये 1300 हो जाएगा। यही किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल यही किया था। ठीक है, बिल्कुल यही आपने किया था, ऐसा ही आपने किया था। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। ठीक है, इनका जो रेशियो है वो पहले इक्वली था, अब विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे डिसाइडेड। चल पहले तो नाम लिख लेते हैं भाई, नित्या और आनंद, जिनका रेशियो इक्वल है 1/2 और 1/2, ये इनका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। इन्होंने जो नया रेशियो डिसाइड किया है, न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 3/5 एंड 2/5। ठीक, ऑन द डेट ऑफ द चेंज इन द पीएसआर द प्रॉफिट एंड लॉस हैड अ क्रेडिट बैलेंस। इनके पास पी एंड एल अकाउंट में, यानी कि गुल्लक, एक गुल्लक जिसमें एक्यूमुलेटेड पी एंड एल अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 1,50,000। और याद रखना ये क्या बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है गाइस। ठीक है, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है। ये क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया, बाय डिफॉल्ट क्रेडिट ही होता है जब तक कि वो डेबिट बोले ना, और यहाँ तो क्रेडिट बोल दिया तो फिर तो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाती है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर अकाउंट्स बिफोर द चेंज इन द पीएसआर। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि भाई नया रेशियो तो ये रहेगा, तो मुझे ये बताओ, ये जो गुल्लक में 1.5 लाख रुपए जो हमारे पड़े हुए हैं, ये आज के थोड़ी ना है, आज से पहले के हैं। और रेशियो सपोज करो आज से चेंज हो रहा है, आज से चेंज हो रहा है, आज 1 अप्रैल 2026 है, जो 1.5 लाख रुपए है वो आज से पहले का है। तो पहले की चीज पहले के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, पहले की चीज पहले के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कॉमन सी बात है, हमने ये पैसा बचा के रखा था, आज रेशियो चेंज हो रहा है, यानी कि पहले ये दोनों का 75-75 हजार था, आज अगर ये देखा जाए तो 90,000 और 50,000 हो जाएगा, 90,000 और 60,000। तो भाई कहीं ना कहीं एक बंदे को घाटा हो जाएगा ना, इसलिए इस पूरे के पूरे प्रॉफिट को हम राइट ऑफ कर देंगे और पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? जो इनका ओल्ड रेशियो है। तो यहां पर एंट्री क्या होगी? कौन सी डेट को? जो हम 1 अप्रैल को कर लो या 31 मार्च को कर लो, तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नित्या एंड आनंद, नित्या एंड आनंद। ठीक है, 1.5 लाख रुपए को बांट दीजिए बराबर बराबर। ठीक है,
अभी यहाँ पर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल वगैरह कुछ नहीं बोला है, तो नित्या के कैपिटल अकाउंट में, नित्यास कैपिटल अकाउंट एंड आनंद कैपिटल अकाउंट कितना, 1,50,000 का आधा आधा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 75,000, 75,000, ठीक है। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था उसको हमने पार्टनर्स के बीच में ओल्ड पीएसआर में बांट दिया, ठीक है, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड या बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी ओल्ड रेशियो। नरेशन लिखना हो तो लिख सकते हो। बैलेंस लिखो, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट छोड़ो। इन ओल्ड रेशियो, ठीक है, खत्म। एक ही एंट्री होनी थी, ज्यादा कुछ होना नहीं था क्योंकि एक ही अमाउंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट, हमको बहुत सारी चीजें करनी है आज भी। ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1, ठीक है। ओम है एक तरफ और दूसरा शिव है, ठीक है। इनका जो रेशियो है 4/5 और 1/5 है, 4/5 एंड 1/5, ये इनका ओल्ड रेशियो है गाइस, ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, ठीक है। उन्होंने जो नया रेशियो डिसाइड किया है वो किया है 3:2, ठीक है। अभी वैसे इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 ऑन दैट डेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड द डेबिट बैलेंस। यहां पर कौन सा बैलेंस दे दिया, डेबिट बैलेंस दे दिया। 1 लाख पास द जनरल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ द अबव। अब यहां पे डेबिट बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपके पास 1 लाख रुपए नेगेटिव है, ये नेगेटिव यानी कि डेबिट बैलेंस। अब डेबिट है तो इसको राइट ऑफ करेंगे तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा गाइस, तो 2P&L अकाउंट, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो, डेबिट बैलेंस था 1 लाख रुपए, जैसे ही हमने क्रेडिट किया ये तो खत्म हो गया। अब कौन इस लॉस को बियर करेगा, जो ओल्ड पार्टनर थे, ओम था, ओम का कैपिटल अकाउंट और शिव का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या होगा, 1 लाख रुपए का 4/5 ओम रखेगा और 1 लाख रुपए का 1/5 शिव रखेगा, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 80,000, ठीक है, डन। क्योंकि ये नेगेटिव रिजर्व था या नेगेटिव अमाउंट था, नेगेटिव अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्रेडिट कर दो भाई, डेबिट था तो क्रेडिट कर दिया। डेबिट बैलेंस था, ये मत बोलना कि सर डेबिट लिख दिया, डेबिट बैलेंस था, इसे राइट ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, इसको चलो डिलीट कर देते हैं। चलो भाई तुम्हारी बलि चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास सपोज करिए 2 चीजें हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए आपके पास जनरल रिजर्व भी होता ₹20,000 और P&L का बैलेंस होता ₹80,000, ठीक है। तो आप क्या करते, और तो आप क्या करते, जनरल रिजर्व डेबिट और रेशियो सपोज करिए, रेशियो क्या था, कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो था 2:1, ठीक है, 2:1। एक काम करते हैं, इसको 10,000 कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो पॉइंट पे आएगी वैल्यू और कुछ नहीं होगा। ये लीजिए, ये मेरी तरफ से एक एग्जांपल है। तो जनरल रिजर्व भी डेबिट हो जाता और पार्टनर कौन थे, ए और बी, ए एंड बी पार्टनर है, ठीक है। जनरल रिजर्व डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, दोनों चीजें एक साथ हो सकती थी, 10,000 80,000, और इसको बांट दो ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में, तो कितना आ जाएगा 30,000, सॉरी 60,000 इसको मिल जाएगा, लॉस को इसको बियर करना, सॉरी प्रॉफिट को ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और 30,000 इसको मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, सपोज इसी में हम करते हैं कि भाई एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारे पास ₹30,000, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होती, एक एंट्री तो ये हो गई, एक एंट्री इसकी क्या हो जाती, ए एंड बी डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये इसलिए करा दिया मैंने क्योंकि अभी नई बुक में देखोगे आप तो क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए हैं, ठीक है। पहले बहुत सारे होते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए,
अब इसको 20,000 रख लेना होगा और इसको 10,000 रख लेना होगा। एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका ये कर सकते हो आप कि भाई इन दोनों को आप ना इनका एक फाइनल अमाउंट निकाल लो, लेकिन वो जो है ना उससे राइट ऑफ नहीं होते प्रॉपर बैलेंसेस। ठीक है, तो राइट ऑफ करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इनको पकड़ो, इनको उठा के डेबिट कर दो, पार्टनर्स को क्रेडिट, और ये डेबिट बैलेंस है तो इसको कर दो क्रेडिट और पार्टनर्स को कर दो डेबिट। इस तरीके से आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा गाइस। ठीक है, ये लीजिए हमने एंट्रीज कर दी है। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी लाइनों के लिए सॉरी। ओ ठीक है, ये लीजिए, ये हमने फॉर्मेट नहीं था तो बना दिया, ये लीजिए। ठीक है, डन, कोई दिक्कत? ये एक हमारी तरफ से एक एग्जांपल था जिसमें हमने एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी उठा लिया, साथ में तीनों चीजों को डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले कॉन्सेप्ट्स की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है गाइस? अगला कॉन्सेप्ट क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कि सेपरेट क्वेश्चन इसी के ऊपर देखने को मिल जाता है, अकेला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और आया भी हुआ है। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, इसको समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि एक फर्म है, फर्म में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, एक फर्म है और अब एक फर्म है तो सीधी सी बात है यहाँ पर ढेर सारे एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है, ढेर सारे एम्प्लॉयज हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, ये एम्प्लॉय है भैया, है ना, ये पार्टनर मत समझ लेना। तो इन दैट केस अगर भविष्य में इनको कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो इनकी फैमिली को या इनको कंपनसेट करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है। ठीक है, इनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं और वो रिजर्व कब यूज होगा? जब किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग होगी, कोई एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी के साथ कोई इंजरी हो गई छोटी मोटी और उन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया, या ये समझ लो उनको हमने कंपनसेट करने के लिए तो हमने वो रिजर्व बनाया था। तो हम जो रिजर्व बना रहे हैं, इस रिजर्व का पर्पस क्या है? इस WCR का पर्पस क्या है? कि हम उस एम्प्लॉय को कंपनसेट कर सकें जिसके लिए हमने ये बनाया, जिसको इंजरी हुई है। अब सपोज करिए जिस दिन हमारा रेशियो चेंज हो रहा है उस दिन तक कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई। कहते हैं ना, हम सौभाग्यशाली हैं, हम भाग्यवान हैं, हम लकी हैं कि हमारे यहाँ पर किसी टाइप की कोई अनहोनी नहीं हुई। ठीक है, मिस हैपनिंग नहीं हुई, तो अच्छी बात है। अब उसमें जो पैसा पड़ा हुआ है वो तो हमने मिस हैपनिंग के लिए रखा था। आज तक कुछ नहीं हुआ, 2020 में बिजनेस स्टार्ट किया था, 2026 तक कुछ नहीं हुआ, 6 साल हो गए। अब इसमें जो पैसा पड़ा हुआ है उस पर अभी तक कोई क्लेम नहीं आया, तो वो पैसा क्या है? फ्री रिजर्व है। अब वो फ्री हो गया, मतलब आप उसे बांट सकते हो पार्टनर्स के बीच में। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो रिजर्व बनाया है उसके ऊपर क्लेम आ जाए, किसी एम्प्लॉय के साथ मिस हैपनिंग हो जाए, हमारे अच्छे हंसते खेलते बिजनेस को नजर लग जाए और उसमें कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए था, एम्प्लॉय के साथ कुछ बुरा हो गया, दुर्घटना घट गई। अब उस केस में वो हमारे ऊपर क्लेम करेगा या सीधी सी बात है उसको जो अमाउंट क्लेम करके जो कोर्ट फाइनल करेगा या जो भी हमारे ऊपर सेटलमेंट में जो भी आएगा फाइनली कि इतना पैसा आपको देना है, तो वो देना पड़ेगा। अब क्या क्लेम हमारे WCR को देख के आएगा कि महाराज मैंने तो जो है ना 20,000 का WCR बना रखा है, जज साहब 20,000 से बड़ा अमाउंट मत सुना देना, ये कि इस बंदे को जो है ना 50,000 दो, हम 30,000 कहां से लाएंगे? भाई जज को जो सही रहेगा वो अमाउंट वो है डिक्लेयर कर देगा। तो इसके ऊपर WCR के ऊपर क्या आते हैं? क्लेम्स आते हैं, और वो क्लेम किसके होते हैं? वर्कमैन के क्लेम होते हैं। तो हमारे पास केसेस क्या बन सकते हैं, समझना जरा ध्यान से। हमारे पास केसेस क्या हो सकते हैं कि भाई हमारा जो WCR है, हमारा WCR एग्जाम्पल के तौर पे समझना, इस WCR को मैं कर देता हूं 20,000 का। अब ये किसके लिए बनाया जाता है? WCR किसके लिए बनाया जाता है? फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अब क्लेम, इसको शॉर्ट में मैं क्या बोलूंगा? WCC। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा? WCC, यानी WCR बनाया जाता है, WCR फॉर किसके लिए बनाया जाता है? WCC के लिए बनाया जाता है, ऐसे याद रखना। अब WCC वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है, या सिंपली इसको क्लेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपली क्या बोल सकते हैं? क्लेम बोल सकते हैं गाइस। ठीक है, अब क्या जरूरी है कि क्लेम आए? ऐसा भी तो हो सकता है, देखो कितने केस बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, नो इन्फो, नो इंफॉर्मेशन अबाउट क्लेम। एक चीज तो ये हो सकती है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज हो सकती है कि नो क्लेम। ये भी तो एक अच्छी बात है, ये इंफॉर्मेशन है कि भैया कोई क्लेम ही नहीं आया, हमारा WCR पे सीधा बोल दिया कि देयर इज नो क्लेम। ठीक है, तीसरा ये हो सकता है
कि हमारा जो WCR है वो किसके बराबर है, WCC के बराबर है, ठीक है। चौथा ये भी तो केस हो सकता है कि हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो WCR से WCC से ज्यादा है, ठीक है। पांचवा केस हो सकता है कि हमारा WCR WCC से कम है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां तो आप समझ ही गए होंगे कि 20,000 था लेकिन कुछ भी नहीं है। यहां पर आप समझ लीजिए कि 20,000, ये लो मैं अलग हाईलाइट कर देता हूं, 20,000 का WCR था, आपने देखा ना WCR 20,000 का कहां था, ये रहा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और 20,000 का ही क्लेम था, अच्छी बात है। ये क्या हो गया, 20,000 का WCR था, एग्जाम्पल के तौर पे 15,000 का क्लेम आया। एक ऐसा भी हो सकता है कि 20,000 का WCR था और 30,000 का क्लेम आ गया। तो टोटल कितने केसेस बन जाएंगे गाइस, टोटल 5 केसेस बन जाएंगे। इन 5 केसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल में यहाँ पर आप थियरी देख सकते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज रिजर्व सेट असाइड, हम प्रॉफिट में से सेट असाइड करते हैं, अप्रोप्रिएटेड करते हैं आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट टू मीट द पॉसिबल लायबिलिटी क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉई इफ इट अराइज, अगर ऐसा हुआ, मिस हैपनिंग कुछ हुई तब, से फॉर एक्सीडेंट, इट मींस अ क्लेम मे और मे नॉट, क्या बोला है, मे और मे नॉट, हो भी सकता है और ना भी हो। It also means that claim may be equal to or less or more than the amount of reserves at the time of change in PSR ratio. It is treated as follows. अब इसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, इसको वन बाय वन केसेस में देखेंगे। मैंने जो 5 केसेस बताए वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज है when claim against WCR does not exist or no information। शुरुआत का केस 1 और केस 2, ठीक है, शुरुआत का केस 1 और केस 2 ये देख सकते हैं आप, नो इन्फॉर्मेशन और नो क्लेम, ठीक है। दोनों ही केसेस में पार्टनर्स खुश हो जाएंगे कि यार जो हमारा इस जो रिजर्व में 20,000 रुपए पड़ा हुआ है ना, इस 20,000 के ऊपर कोई क्लेम नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन यानी नो क्लेम, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, WCR डेबिट यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट। मैं ये अमाउंट कहां से ले रहा हूं, मेरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया उससे ले रहा हूं कि 20,000 का WCR में अमाउंट है, 20,000 से इसको डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना ये टॉपिक कॉमन होगा हर एक चैप्टर जो आगे आने वाला है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। डिसोल्यूशन में थोड़ा डिफरेंटली हम ट्रीट करते हैं इसको, तो वहां की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। हमने पार्टनर्स में बांट दिया, सपोज पार्टनर ए और बी होते और इक्वल रेशियो होता तो पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसलिए यहां पर भी मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। कब, जब पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते होंगे फिक्स मेथड से। दूसरा हमारा केस क्या है, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 3 केसेस इसके बनेंगे। तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। तो WCR इज इक्वल टू WCC, ठीक है। 20,000 का था और 20,000 का ही क्लेम आ गया हमारे पास। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, सिंपल एंट्री होगी WCR डेबिट 20,000 से, और ये एक लाइबिलिटी क्रिएट कर गया है, नाम क्या है, WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये एंट्री करके आप फुर्सत हो जाओगे, ठीक है। WCR डेबिट, हमने अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कौन सा बैलेंस है गाइस, क्रेडिट बैलेंस है। मैं ये आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, आपको मैंने बैलेंस शीट बनाकर बताया था, ये रहा। यहाँ पे देखिए WCR मैंने कहा था स्पेशल ट्रीटमेंट और IFR का स्पेशल ट्रीटमेंट, लेकिन बैलेंसेस कौन से हैं, क्रेडिट बैलेंस है ना। तो क्रेडिट बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको डेबिट करना पड़ता है गाइस। तो हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया और टू WCC। अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन द अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। यानी यहां पर जो WCR है वो ज्यादा है, 1 सेकंड, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन, हाँ, तो WCC से ज्यादा है WCR, ठीक है। यानी कि ये अगर 20,000 है तो मैंने क्या बताया था, ये कितने का है, 15,000 का है। तो बताइए इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, WCR डेबिट कितने से राइट ऑफ होगा, 20,000 से। कितने की लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, जिसका नाम है WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने का, 15,000 का। और जो 5,000 बचेगा वो कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, उसको पार्टनर्स एंजॉय करेंगे भाई। तो कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर हैप्पी, मैंने क्या बोला था, पार्टनर्स हैप्पी, जब क्रेडिट होते हैं तो खुश हो जाते हैं और डेबिट होते हैं तो दुखी हो जाते हैं, ठीक है। आपने अगर मेरे सारे लेक्चर्स लाइव क्लास के अगर आपने देखे होंगे तो उनमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा कि डेबिट क्यों दुखी होता है, क्रेडिट क्यों खुशी होती है, ठीक है। तो ये इसीलिए, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हमारे पास WCR में गुल्लक में तुम्हारे पास 20,000 रुपए पड़े हुए थे और इसके ऊपर क्लेम कितने का आया, इसकी के ऊपर क्लेम आता है, क्लेम कितने का आया, 15,000 का। तो खुशी की बात है ना यार कि 5,000 हमको मिल जाएगा, मिल गया पार्टनर्स को।
अब लास्ट वाला जो केस है, वर्कमैन कंपनसेशन मोर देन द अमाउंट, और अरे इसको यहां दोबारा आने की क्या जरूरत थी? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन और वर्कमैन कंपनसेशन इज लेस देन। भाई ये जो है ना, एक केस यहाँ पे रिपीट हो गया है, ठीक है, इसको कट कर देना फिलहाल में, अब कोई बात नहीं, इसको जो है, इसको तो ना ब्लैक मार्कर से डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है। अब ये कुछ, एक सेकंड, एक ही बार में डिलीट करते हैं, ये देखो, ये गया खत्म, ठीक। पंगा ही खत्म कर दिया आपने, ठीक है, ओके। अब जो तीसरा केस है, क्योंकि टोटल 5 केसेस होते हैं, 2 केसेस स्टार्टिंग में देख लिए, 2 इससे पहले और एक ये बचा। अब इसमें बोल रहा है कि भाई WCR जो है ना, वो कम पड़ रहा है, WCC ज्यादा हो रहा है। जैसे ये 20,000 का है और WCC क्लेम कितने का आ गया? 30,000 का। क्लेम कितने का आ गया गाइस? 30,000 का क्लेम आ गया हमारे ऊपर, 30,000 का क्लेम आ गया, 10,000 एक्स्ट्रा आ गया। हमने सोच के रखा था हमारे रिजर्व में कितना है, हमारे रिजर्व में कितना है 20 के, बट क्लेम कितने का आ गया? क्लेम आ गया आपका 30,000 का। इस केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा? हाय तनु, बेटा किसके बारे में पूछ रहे हो कमल पंडित? लाइबिलिटी किसके बारे में? WCR? WCR किसके बारे में पूछ रहे हो आप? थोड़ा सा ना मतलब एलोबरेट करके लिखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लाइबिलिटी है कि नहीं सर? लाइबिलिटी है या एसेट, किसकी बात कर रहे हो आप? नॉर्मली जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं, ठीक है, जो इनका क्रेडिट बैलेंस होता है वो लाइबिलिटी होते हैं, ठीक है, और लाइबिलिटी साइड ही आते हैं। जिनके डेबिट बैलेंस होते हैं वो एसेट्स होते हैं। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट साइड शो किया जाता है, और ये फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप अपना अगर डाउट, कोई भी ऐसा डाउट है तो थोड़ा सा, मतलब क्योंकि मैं बीच में चैट्स को रेंडमली उठा लेता हूँ, तो थोड़ा सा आप उसको एलोबरेट करके लिखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा इसकी बात कर रहे हो आप। तो चलिए, यहाँ पर क्या एंट्री होगी गाइस? अब आपके पास यहाँ पर 2 एंट्री देखने को मिलेंगी। WCR डेबिट, WCR में तो 20,000 था। अब सोच के देखना, WCR में 20,000 था सर, WCC यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया 30,000 का। सर ये 10,000 कहां से लाएंगे? 10,000 कहां से लाएंगे? आपने अपनी लाइबिलिटी को कम एज्यूम किया। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस है ना, उसके बेसिस पे हम ये सब चीजें रिजर्व वगैरह बनाते हैं, प्रोविजंस वगैरह बनाते हैं। तो यहां पर आपके पास क्लेम ज्यादा आ गया और आपने प्रिपरेशन कम कर रखी थी। तो जो प्रिपरेशन कम कर रखी है उसे कौन से अकाउंट में डाल दोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। क्या होता है रीवैल्यूएशन? जब आप अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी में जो चेंजेस करते हो ना, वो नॉर्मली रीवैल्यूएशन में जाता है। आपने यहाँ पर अपनी लाइबिलिटी को कम आका, ठीक है, कम नोट किया था, मतलब 30,000 का क्लेम आ गया और 20,000 का रिजर्व बना के बैठे हो, तो भाई आप रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट कर दोगे इसको। इसके बाद एक एंट्री तो ये हो गई। दूसरी एंट्री, ये एक प्रकार का रिवोल्यूशन में ये लॉस हो गया आपको। इस लॉस को कौन बियर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। सर ऐसा भी तो कर सकते थे हम कि सीधा का सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल कर सकते थे बेटा, लेकिन क्या है ना, मार्क्स अगर मैं दे रहा होता ना तो करवा देता, ठीक है। मार्क्स आपको ये पूरी एंट्री करने पर मिलेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या करेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टू रिवोल्यूशन अकाउंट। जो 10,000 रुपए आपने कम कैलकुलेट किया था अपनी लाइबिलिटी को, और उसको आपने यहां पे लिख दिया, ठीक है, डन। यहां पर ये हो गया आपका हिसाब बराबर, ठीक है। भाई तुम तो चिपक जाते हो यार। तो इसमें 2 एंट्रीज होंगी, याद रखना, इसलिए मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक। ये लीजिए, ओके, डन। तो यहां पर ये आपने WCR से रिलेटेड सारे केसेस के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। चलिए फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, पांचों केसेस हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलिए, ओके। A, B and C who are presently sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 decided to share future profit in the ratio 2:3:5। ठीक है, रेशियो चेंज हो गया, ये नया रेशियो है, ये पुराना रेशियो था। सर ये हम रेशियो को कैलकुलेट तो कर ही नहीं रहे, गेनिंग और सेक्रीफाइस। राइट ऑफ करने के लिए गेनिंग और सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं होती। जब इनको हम एडजस्ट करते हैं, जो कि हम कल वाली क्लास में देखेंगे, तब जरूरत पड़ती है।
गिव द जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000। हमारे पास गुल्लक में कितना पैसा था गाइस? गुल्लक में कितना पैसा था? 1,20,000 WCR। ठीक है, अब हमको इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला केस बोला है नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन और देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। ठीक है, तो केस 1 हो एंड केस 2 हो, दोनों ही केसेस में सेम एंट्री होगी। याद रखना, सेम एंट्री होगी, क्योंकि नो इंफॉर्मेशन और नो क्लेम बोथ आर सेम। नो इंफॉर्मेशन में भी हम क्या ज्यूम करते हैं कि नो क्लेम। ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। याद रखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप हो सके तो फुल फॉर्म लिखिएगा। ठीक है, आपके पास टाइम भी रहेगा और आपके पास कॉन्फिडेंस भी रहेगा उस चीज से। ठीक है, नहीं तो अब बच्चा बोलेगा WCR क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है भाई, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। टू एज कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो हम बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग मेथड मानते हैं। ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब इस 1,20,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। ओल्ड रेशियो क्या था? 5/10। इसमें कितना जाएगा? 3/10। इसको कितना मिलेगा? 2/10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 60,000, 36,000 और 24,000। ठीक है, हमने क्या किया? WCR को राइट ऑफ कर दिया। WCR राइट ऑफ इन दियर ओल्ड PSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये हमने जर्नल कर दिया है। ठीक है, जनरल हो गया, डन। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको? मैंने डायरेक्टली यहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मेरे पास सफिशिएंट स्पेस था। अगर आपके पास ना रहे तो इसका आप वर्किंग नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डन गाइस। आप नरेशन जरूर लिखिएगा। नरेशन क्या होगा भाई? लो, नरेशन के पीछे बहुत सारे बच्चे पड़े रहते हैं। बीइंग WCR राइट ऑफ इन ओल्ड PSR। ठीक है, खत्म। एक ही एंट्री करनी थी बिकॉज एक ही क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। X, Y and Z who were sharing a profit and loss in the ratio 5:3:2 decided to share future profit in the ratio 2:3:5. Give the journal entry to distribute the workman compensation reserve of rupees 1,20,000 at the time of the change profit sharing ratio when there is a claim of 80,000। ठीक है, आपके पास WCR कितने का था गाइस? WCR था 1,20,000 का, यानी उसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है ये। इसके ऊपर क्लेम कितने का था? क्लेम आ गया हमारे पास 80,000 का। आप कह सकते हो ना, कौन सा केस है ये? WCR इज मोर देन WCC। ठीक है, WCR ज्यादा है WCC से। ठीक है, तो आप इसमें पार्टनर एंजॉय करेंगे, एक ही एंट्री होगी। आप क्या करोगे? WCR टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,20,000 का WCR, 80,000 रुपए का क्लेम। अब हम क्या करेंगे? इसको बांट देंगे बाकी पार्टनर्स में। X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट और टू Z कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में बढ़ जाएगा? बचा हुआ अमाउंट 40,000 बचा, 40,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दो। 5/10। ठीक है, 3/10 मैंने शॉर्टकट से कर दिया है ना, आप समझ लेना गाइस, और 2/10। ठीक है, आप चाहो तो भाई इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, XYZ को कितना मिलेगा? 40,000। कैसे 40,000? इन दोनों का डिफरेंस क्या बचेगा? 40,000 ही बचेगा ना। 40,000 का 5/10 कितना होगा? 20,000। इसी 40,000 का 3/10 कितना होगा? 12,000। और इसी 40,000 का 2/10 कितना होगा? 8,000। ठीक है, बस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 20, 12 और 8। ठीक है, डन, खत्म। क्योंकि यहां पर क्लेम था तो हमने क्लेम में ट्रांसफर किया और जो बचा हुआ पैसा था उसे पार्टनर ने मिल बांट के खा लिया। यही तो होना था, और आगे था ही क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक, Beam and Chetan, who were sharing a profit in the ratio 5:3:2, decided to share future profit in the ratio 2:3:5 with effect from 1st April 2026. Workman compensation reserve WCR था 120 in the balance sheet as at 31st March 2023. Sorry 26। ठीक है, ऊपर 26 है ना? हाँ,
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑफ ₹1,50,000, ज्यादा वाला केस आ गया गाइस, देख लो। WCR था आपके पास 1,20,000, लेकिन इससे ज्यादा हमारे पास WCC था, जो कि कितना था, 1,50,000। अब आपको पता होगा कि इस केस में आप दो एंट्रीज करते हो। इस केस में कितनी एंट्री करते हो? दो एंट्री करते हो। एक में आप पहले रिवॉल्यूशन में ट्रांसफर करोगे जो लॉस हो रहा है, और बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जिसमें पहली एंट्री क्या होगी गाइस? WCR डेबिट। WCR तो हमारे पास कितना था? 1,20,000 का ही था, ठीक है। क्लेम कितने का था? WCC क्लेम कितने का था? 1,50,000 का था। अब मेरे पास जो 30,000 रुपए यहां कम पड़ रहा है, उस 30,000 को मैं कहां ट्रांसफर करूंगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करूंगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। 30,000 समझ में आया? 30,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब इस 30,000 को हमको क्या करना है? पार्टनर्स के बीच में बांट देना है। रिवॉल्यूशन डेबिट हो गया, अब क्रेडिट कर देंगे। और पार्टनर्स के नाम क्या है? अशोक, भीम एंड चेतन। अशोक, भीम, भीम और चेतन टू रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर आपने ये कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज क्यों नहीं किया। ये लो मत, ठीक है। तीनों के कैपिटल अकाउंट में। कितना लॉस हो गया गाइस? 30,000 का लॉस हो गया। 30,000 के लॉस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 30,000 ओल्ड रेशियो वही है, आई थिंक 532, 5/10, 3/10 और 2/10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 15,000, 10,000 और 5,000, ठीक है। डन। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना भाई। हम लोगों ने WCR इस बार कम बनाया था, तो कम बनाने का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा फर्म को। आपने क्यों लाइबिलिटी को कम आंका? क्यों आपने अंडरस्टिमेट किया पावर ऑफ कॉमन मैन? ठीक है। कॉमन मैन कौन है यहाँ पर? एम्प्लॉइज। कॉमन मैन कौन है गाइस? कॉमन मैन कौन है? हमारे एम्प्लॉइज ही कॉमन मैन है, ठीक है। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR, इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे? IFR गाइस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। WCR क्या था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि IFR और WCR का स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो हमने WCR के सारे 5 केसेस हमने डिस्कस किए। एक मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन डिस्कस कराया, दूसरे मैंने कुछ 3 क्वेश्चंस भी कराए, जिसमें सारे केसेस हमने देखे, ठीक है। अब हम देखते हैं IFR। IFR में 6 केसेस होते हैं गाइस, हाँ जी 6 केसेस होते हैं, ठीक है। IFR में 6 केसेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक लाइबिलिटी थी, ठीक है। अभी तक रिजर्व था, हमने लाइबिलिटी के लिए बनाया था, लेकिन एसेट्स के साथ उल्टा है, ठीक है। अभी मैं समझाता हूं, पहले तो आप समझिए। अब एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपने कभी कोई इन्वेस्टमेंट अगर किया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो इन्वेस्टमेंट सपोज करिए आपने बाय किया। बाय करते हो तो ये नॉर्मली इसी को कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं, ठीक है। इसी को स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स में ना जाए तो कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं, हमारा एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसके बेसिस पे हम कॉस्ट पर ही इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू पर, बुक वैल्यू मतलब जो हमने जिस कॉस्ट प्राइस होती है, बुक वैल्यू पर हम जब बैलेंस शीट में हम अपने इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को हम किस प्राइस पे दिखाएंगे? एग्जाम्पल के तौर पर समझिए मैंने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब आपको पता होगा कि कभी भी इन्वेस्टमेंट एक जैसा नहीं चलता, ठीक है। आपने सुना होगा कभी मार्केट ऐसे, कभी ऊपर, कभी नीचे। एक सेकंड। कभी भी आप जब इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो वो क्या मार्केट में एक जैसा चलता है? हमेशा नहीं चलता। वो मार्केट कभी ऐसे, ऐसे, ऐसे। शेयर मार्केट देखा है ना, कुछ इस तरीके से चलता है। चलता है कि नहीं शेयर मार्केट कुछ ऐसा? बोले हाँ, ठीक है। अगर आप नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, आप देख लेना। शेयर मार्केट का चार्ट कभी भी एक जैसा नहीं चलता। वो अगर एक जैसा चलने लगे तो फिर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग हो ही इसलिए पाते हैं क्योंकि मार्केट कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी साइडवेज। अगर एक जैसा चलता रहे चॉपी मार्केट तो उसको साइडवेज कहते हैं, ठीक है। तो हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको ये तो पता है, कोई भी ये नहीं चाहेगा, कभी भी कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट नेगेटिव चला जाएगा। कोई नहीं चाहेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट नेगेटिव चला जाए। हमेशा जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी एक ही उम्मीद होती है कि इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव जाए, ठीक है। लेकिन ये आप भली भांति जानते हो कि इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रेट्स। प्लीज रीड द ऑल डॉक्यूमेंट
बिफोर इन्वेस्टिंग केयरफुली, ठीक है। प्लीज रीड द ऑल डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टमेंट केयरफुली, ठीक है। आपको जितने भी इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। रिस्क है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, मार्केट डाउन भी जा सकता है, मार्केट अप भी जा सकता है। अब भाई मार्केट डाउन जाने से सबको डर लगता है, डाउन जाने से सबको डर लगता है, इसीलिए हमने क्या कर रखा है, डाउन से बचने के लिए, ये मार्केट नीचे ना चला जाए, इसीलिए हमने क्या बना रखा है, इस पोर्शन से बचने के लिए, ठीक है। इसको मैं रेड से दिखा रहा हूं आपको, ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट से बचने के लिए मैंने क्या कर रखा है, एक रिजर्व बना रखा है। मैंने क्या बना रखा है, एक रिजर्व बना रखा है, और इस रिजर्व का नाम है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या नाम है इसका, इसी का नाम है IFR, ठीक है। मुझे पता है कि मार्केट अगर डाउन जाएगा, एक मेरा अंदाजा है कि पिछले 5 साल में मार्केट 20% डाउन गया है मैक्सिमम, एक अंदाजा मैंने रखा, चलो 30 कर लेते हैं, ठीक है। 30%, अगर 30% मार्केट डाउन चला जाए तो समझ लो मार्केट क्रैश हो गया, ठीक है। मैंने 30,000 रुपए का मैंने क्या बना लिया, एक IFR बना लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सो दैट मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट तो आज किया है, भविष्य में तो मार्केट डाउन भी तो जा सकता है। तो ये जो IFR होगा वो हमेशा आपको लाइबिलिटी साइड दिखेगा गाइस, क्योंकि ये किसके लिए बनाया गया है, ये 30,000 रुपीज किसके लिए बनाया गया है, इस इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया है, इस इन्वेस्टमेंट के नेगेटिव फॉल के लिए बनाया गया है। यानी कि IFR बनाया जाता है फॉल के लिए, ठीक है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या आपने जितने का IFR बनाया है, क्या उतना ही इन्वेस्टमेंट नेगेटिव जाएगा, क्या उसके ऊपर नहीं जा सकता? भाई हालात तो ऐसे हो सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट, आप समझना, अब रियलिटी में देखना जरा, कई बार ऐसा होगा कि इन्वेस्टमेंट यहां से गिर के बस यहां आएगा टप से, ठीक है, और यहीं से लौट जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लेकिन क्या इसके बाद नीचे नहीं आ सकता? क्या आ सकता है, क्या यहीं तक आएगा? कई बार यहां से भी लौट के चला जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा इससे भी नीचे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने जो डब्बा बना के, जो गुल्लक बना के रखा हुआ है कि 30,000 से कम नहीं जाएगा, ये आप हो सकता है पिछले 5 सालों के ट्रेंड को देख रहे हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कभी ट्रेंड रिपीट नहीं होता या उसको दोहराया नहीं जाता, हो सकता है उससे भी नीचे चला जाए, 5 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दे। 2020 में जब कोविड आया था, मार्केट ने कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था डाउन का। तो इस केस में अगर मार्केट इससे भी नीचे जा सकता है तो कितने केसेस बन सकते हैं, अब जरा केसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला था, IFR बनाया गया है, IFR फॉर, किसके लिए बनाया गया है, फॉल के लिए, IFR इज फॉल, और कौन सा फॉल, नेगेटिव फॉल के लिए, ठीक है। नेगेटिव ही होता है फॉल तो। कहां से देखा जाएगा, हमने जहां से खरीदा है, मैंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट खरीदा था, मैंने ये खरीदा था तब प्राइस कितनी थी, 1 लाख रुपए की थी। 1 लाख से प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और हमने IFR कहां तक का कमर कस के, IFR यानी कमर कसना, हम कमर कस के बैठे 30,000 तक तो हम देख लेंगे, 30,000 के नीचे जाएगा तो फिर क्या होगा। तो देखो भाई कितने केसेस बन सकते हैं, अब मैं जरा केसेस की बात कर लेता हूं, केसेस कितने हो सकते हैं। पहला, कुछ ज्यादा यस नहीं लगा दिए, ठीक है, कितने केसेस हो सकते हैं, पहला केस हो सकता है नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। दूसरा केस हो सकता है नो फॉल, समझना बात को, कोई फॉल नहीं हुआ, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, पिछले 1 साल से 1 लाख पे अटका पड़ा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक सेकेंड, और क्या हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है कि फॉल बराबर है IFR के, 30,000 का सोचा था, 30,000 के बराबर ही है, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, 30,000 का फॉल, 30,000 का IFR, मेरा एग्जांपल याद रखना, IFR कितने का, 30 का। चौथा केस क्या हो सकता है, चौथा केस हो सकता है कि फॉल से ज्यादा है IFR, IFR इज मोर देन फॉल, ठीक है, या फॉल इज लेस देन IFR। हमारे पास फॉल हुआ 20,000 का, नेगेटिव फॉल, और IFR हमारे पास था 30,000 का। हो सकता है ये टर्मिनोलॉजी आप पहली बार देख रहे हो सकता है आपने ऐसा ना पढ़ा हो, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, तब आपको लगेगा यार क्या ही था, ये टॉपिक तो बड़ा पेचीदा लगता था। पांचवी केस क्या है कि भैया फॉल जो है ना वो ज्यादा है IFR से, ठीक है। फॉल हो गया सपोज 30,000 का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000, 30 नहीं है, 30 तो ऑलरेडी IFR है ना, 35 का, और जबकि IFR था कितने का, 30 का। और पांचवा केस भी यहीं लिख लेते हैं, छठा केस, बुक वैल्यू कम पड़ गई या मार्केट वैल्यू, जो इसकी रियल वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट की, मार्केट वैल्यू, ठीक है,
मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू या फिर हम इसको कॉस्ट लिख लेते हैं। ठीक है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट पॉजिटिव चला जाए, मार्केट क्या चला जाए, पॉजिटिव चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मार्केट पॉजिटिव भी तो जा रहा है, ये ऊपर वाला जो पार्ट आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, मार्केट पॉजिटिव जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ठीक है, मार्केट पॉजिटिव जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, मना मत कर देना कि नहीं जा रहा है। भाई 1 लाख से आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 1,10,000 का भी तो हो सकता है, हाँ 1,15,000 का भी तो हो सकता है। तो भाई इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव भी तो जा सकता है। तो टोटल 6 केसेस हैं। अब इन 6 केसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। और हमारा एग्जाम्पल यही रहेगा, जैसे मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, हाँ यहाँ पर आपने अमाउंट नहीं लिखा तो अमाउंट लिख लीजिए। सपोज मार्केट वैल्यू हो गई 1,15,000 और बुक वैल्यू कितनी थी, 1,00,000 रुपए की थी। ऐसा भी तो हो सकता है। तो 3 केसेस हैं डाउन के, 2 केसेस हैं नो मतलब नो फॉल के, और 1 केसेस है एप्रिसिएशन का, इसमें बोलते हैं पॉजिटिव एप्रिसिएशन। छठा केस क्या है, पॉजिटिव एप्रिसिएशन का है। 2 केस क्या है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 लाख का ही रहा होगा, और 3 केसेस क्या है, फॉल के। एक फॉल क्या होगा, बराबर 30,000 के बराबर, एक 30,000 से कम और एक 30,000 से ज्यादा। कितना आसान है, ठीक है, बड़ा आसान है। ठीक है, आसान है तभी तो हम इसको और आसान बना देंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा चलिए देखते हैं। When market value of investment is lower than book value, ठीक है। अरे एक 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 हमारा केस इधर ही रह गया, सॉरी। ठीक है, ये रहा। तो हाँ, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना कि इन्वेस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट कॉस्ट, और इसी को क्या कहते हैं गाइस, बुक वैल्यू। हाउएवर इट इज मार्केट वैल्यू मे बी इक्वल to or lower or higher than the book value. Investment fluctuation reserve is a reserve set aside out of the profit to meet the fall, very important word, to meet the fall in the market value of the investment. At the time of the change in the profit sharing ratio, the accounting of investment fluctuation reserve is as follows. भाई हम अब जिस दिन रेशियो चेंज कर रहे हैं, मैंने क्या कहा था कि आईएफआर में जो पैसा है वो किसी पर्पस के लिए हमने सेट असाइड किया है, लेकिन अगर वो घटना नहीं घटी तो वो उसमें जो पैसा पड़ा हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है, और अगर उसमें पैसा कम पड़ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट भी जरूरी है, तो इसीलिए बनाया गया था। तो सबसे पहले है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द डिफरेंट सिचुएशन। पहला है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू और नो इन्फो अबाउट फॉल। ठीक है, क्या जो पहले वाले केस था कि भाई हमारे पास आईएफआर कितने का है, आईएफआर कितने का है, याद रखना आईएफआर हमारा है 30,000 का। इन्फॉर्मेशन क्या बोला है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, यानी कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 लाख का ही है, या नो इन्फॉर्मेशन है या नो फॉल है। ठीक है, बात बराबर है। इस केस में आईएफआर में जो पैसा पड़ा हुआ है हम क्या करेंगे, आईएफआर डेबिट। आईएफआर कितने से डेबिट, मैंने जैसे आपको बताया कि भाई मेरा एग्जांपल में 30,000 का आईएफआर है, इस आईएफआर को उठा के कहां ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट में। क्लियर, ये हो गया पहला केस आपका सॉल्व। ठीक है, अगर 2 पार्टनर होंगे या लाला और बाला होंगे तो लाला और बाला में बढ़ जाएगा इन देयर पीएसआर कुछ भी हो सकता है, 2:1, 1:1, 3:2, कुछ भी हो सकता है भाई, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। अभी इसलिए हम इसको एज अ कॉन्सेप्ट वाइज देख रहे हैं, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट हमने लिख दिया। दूसरा केस क्या है, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन बुक वैल्यू। ठीक है, हमारी जो बुक वैल्यू है वो ज्यादा है और मार्केट वैल्यू जो है वो कम है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इसी को क्या कहते हैं, इक्वल्स टू, इसी को क्या कहते हैं, फॉल कहते हैं। ठीक है, तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, यानी कि फॉल जो है, फॉल से ज्यादा तो हमारा आईएफआर है। हमारा एग्जांपल क्या था, फॉल था 20,000 का और आईएफआर था 30,000 का, यही था ना एग्जांपल हमारा केस। फॉल ये रहा, ठीक है, बिल्कुल सही, यही वाला केस था। तो हम इसमें एंट्री क्या करेंगे भाई, आईएफआर डेबिट कितने का था, आईएफआर 30,000 का। फॉल कितने का हुआ, अब ध्यान से सुनना जरा, फॉल से इन्वेस्टमेंट को कम करना है, यहाँ पे फॉल वर्ड यूज नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट को कितने से कम करना है, जितने से फॉल हो। इन्वेस्टमेंट को कितने से कम करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, जितने से फॉल हो चुका है। फॉल कितने से हो चुका है भाई, 20,000 से। 20,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करेंगे। मैंने 11th में अकाउंट्स में आपको पढ़ाया था कि एसेट्स की वैल्यू जब बढ़ती है तो डेबिट और घटती है तो क्रेडिट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है गाइस, तो सीधी सी बात है क्रेडिट होगा। दूसरी चीज, अब ये जो बचेगा जो पैसा, इसको क्या करेंगे हम, इस पैसे को पार्टनर्स एंजॉय करेंगे, तो कहां पे ट्रांसफर कर देंगे इसको, पार्टनर्स के
कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट, कितना 10,000। डन, क्लियर। यानी कि जितना फॉल है उससे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी और जितना पैसा बच रहा है सरप्लस वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि फॉल किसके बराबर है, IFR के बराबर है। ठीक है, 30,000 का फॉल और 30,000 का ही IFR। ठीक है, क्या एंट्री होगी, IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना 30,000। डन, आसान है। ठीक है, IFR टू पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी क्या कर दिया, कहां दिमाग था, अरे भाई फॉल वाला केस है ये तो टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर इतने पे ही अगर कोई किसी को बदनाम करना हो तो ना वो इतनी कटिंग करके और पेस्ट कर दे। ठीक है ये लो, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी फॉल जो है वो ज्यादा है IFR से। फॉल हो गया 35,000 का और IFR था 30,000 का। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें तो दो एंट्रीज होंगी, जगह थोड़ी सी कम दिख रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखना। एंट्री क्या होगी, IFR डेबिट, पी जैसा बन गया वो, IFR डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स, सॉरी टू इन्वेस्टमेंट। ये 30,000 का था IFR, 5,000 का रीवैल्यूएशन में डालो और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कितने से कम करोगे गाइस, 35,000 से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को कितने से कम कर दिया, 35,000 से। पहली एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स का कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 5,000 से। ठीक है, डन, जैसा हमने WCR में किया था। भाई यहां पर आपने सोचा कि 30,000 से इन्वेस्टमेंट जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना 30,000 से भी नीचे चला गया, हमारा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 75,000 का बचा, तब तक तो ठीक है, 70 का बचा तब तक भी ठीक है, लेकिन 70 से अगर 65 का हो गया तो 5,000 रुपए आपको रिवैल्यूएशन में डालने पड़ेंगे। और अगला केस है एप्रिसिएशन का। एप्रिसिएशन मतलब ये हमारा कॉस्ट प्राइस था या इसी को बुक वैल्यू बोलते हैं। हमारा 1 लाख रुपए का था कॉस्ट प्राइस, इन्वेस्टमेंट बढ़कर 1,15,000 का हो गया। ठीक है, यानी बुक वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू 1 लाख रुपए की थी, मार्केट वैल्यू 1.15 लाख की है गाइस। इस केस में क्या होगा, इस केस में पहली एंट्री होगी, IFR को तो पूरा पूरा एंजॉय करेंगे कौन, पार्टनर्स। IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना 30,000, पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा जीरो नहीं हो गए। दूसरी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट हमारा यहां पर बढ़ गया है, तो इस बार इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट को करना पड़ेगा डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अभी रिवैल्यूएशन कम होने पर रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा था, इस बार वैल्यू बढ़ गई ना, 15,000 से ये हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। अब 15,000 से हमारा प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन में, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 15,000 रुपए उनके एग्जिस्टिंग PSR में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये 3 एंट्रीज होंगी यहां पर, हम तीनों को आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो डोंट वरी। ठीक है, चलिए आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है और डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, 16th क्वेश्चन। A, B and C who were sharing profit and losses in the ratio 5:3:2, they decided to share future profit in the ratio 2:3:5 and give the journal entry to distribute the investment fluctuation reserve of 20,000 at the time of the change in PSR, and when the investment market value 95 appears in the book at 1 lakh। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था जो 95 पे दिख रहा है, तो सबसे पहले तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि फॉल कितना है, 1 लाख माइनस 95 इज इक्वल्स टू 5,000। ठीक है, फॉल इतना है और हमारे पास
IFR कितना है गाइस? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000 का। तो कौन सा केस है? फॉल इज लेस देन IFR, क्योंकि फॉल है 5,000 का और IFR है हमारे पास 20,000 का। तो जो 15,000 है वो कौन शेयर करेगा? पार्टनर्स शेयर्स करेंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? IFR डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट विद 20,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करना है। आई नो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, तुमको भी पता होगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, लेकिन कितने से कम हुई? 5,000 से। और बचा हुआ प्रॉफिट है या पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ये गेन को। पार्टनर्स के नाम है ए, तो ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट एंड सी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना? 15,000। किस रेशियो में? 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड 2/10। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा ये? 15 का आधा होता है 7,500। ये कितना हो जाएगा? 4,500। और ये कितना हो जाएगा? 3,000। ठीक है, ये देखा आपने। IFR डेबिट विथ 20, क्योंकि IFR को खत्म करना बुक्स ऑफ अकाउंट से। इन्वेस्टमेंट जितने से डाउन, जितने से फॉल हुआ इन्वेस्टमेंट को उतने से कम कर दिया, फॉल यानी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। और बाकी जो बचा वो पार्टनर्स के बीच में इनके ओल्ड PSR में बांटना है। बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो इसमें बांट के चले जाते हैं। ठीक है, ये जो कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो मैंने एग्जाम्स में देखी हुई हैं, जो बच्चों की कॉपीज में मैंने देखी हुई हैं, वो सारी मिस्टेक की बात कर रहा हूं मैं। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो जल्दीबाजी में दोनों रेशियो दिखते हैं वो नए वाले में कर देते हैं। भाई आपको नहीं करना है, पुरानी चीजों का ऐसा पुराने रेशियो में होगा, समझे? क्योंकि यहाँ पर फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो जो भी ओल्ड चीजें उनको ओल्ड PSR में निपटा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नितिन, तरुण एंड अमर 3 पार्टनर हैं। इनका ओल्ड PSR इक्वल है गाइस, ध्यान रखना ओल्ड PSR क्या है? इक्वल है। एंड दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर इन द रेशियो 2:1। ठीक है, इनका फ्यूचर का रेशियो 2:1 रहेगा। ठीक है, कुछ ज्यादा ही ओवररूल हो गया। With effect from 1st April 2026, the extract of their balance sheet as at 31st March 2026। भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दिया हुआ है 4 लाख का। ठीक है, आपको फीलिंग आ रही होगी जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था, कुछ वैसा ही दिख रहा होगा आपको। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पर 60,000 का है। 4 लाख का इन्वेस्टमेंट हमें पता है, हमने ये सोच के रखा है कि यार 60,000 तक डाउन जा सकता है। ठीक है, अब एंट्रीज पास करनी है। पास द जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, यानी कि नो इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हो इसको आप। सेम ही तरीके से ट्रीट होता है ना। अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी तो नो इन्फॉर्मेशन, और नो इन्फॉर्मेशन को ही हम नो फॉल मानते हैं। नो इन्फॉर्मेशन इक्वल्स टू नो फॉल। और इस केस में एंट्री क्या होती है? जो भी IFR है वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है। तो चलिए 1 बाय 1 हम सारे केसेस के लिए हम लोग केस 1 की एंट्री कर लेते हैं। केस 1, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे नो इन्फॉर्मेशन या नो फॉल। ठीक है, तो हमारे पास जो IFR था, आपको पता ही होगा IFR में कितना पैसा रखा हुआ है गाइस? IFR में 40,000 रुपए रखा हुआ है। तो पहले केस में एंट्री क्या हो जाएगी? IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? नितिन, तरुण और अमर। नितिन, तरुण और अमर। ठीक है, 40,000, 40 नहीं है 60 है। सब में इक्वल बढ़ जाएगा, इक्वल रेशियो है। 20,000, 20,000 और 20,000 का। ठीक है, पहला केस सॉल्व हो गया। केस 1 बड़ा सिंपल, क्योंकि कोई मार्केट वैल्यू में फॉल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया था तो हमने पूरा का पूरा उठा के डाल दिया। अब हमारा दूसरा केस क्या है? व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज ₹4 लाख। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी तो यही बोलूंगा भैया, नो फॉल। ठीक है, क्यों बोलूंगा? क्योंकि यहां पर बुक वैल्यू किसके बराबर है? मार्केट वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्कुल सेम एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो केस 2 का, अब केस 2 को तुम चाहो तो कर सकते हो, चलो मैं कर देता हूं, ज्यादा ना सोचूं, नहीं तो सेम एंट्री होगी। नितिन, तरुण, अमर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है गाइस, बुरा मत मानना, होली है ना। 20 सेम भी लिख सकता था मैं, क्योंकि सेम ही केस था। ठीक है, क्योंकि मार्केट इंफॉर्मेशन तो दी थी बट वो सेम ही थी। अब अगला क्या है? थर्ड केस,
व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000। एप्रिसिएशन वाला बात हो गई भैया, बुक वैल्यू से ज्यादा है मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं। बुक वैल्यू थी हमारी 4 लाख रुपए की और मार्केट वैल्यू थी हमारे पास 4,24,000 की। ठीक है, और आईएफआर कितने का था गाइस, आईएफआर 40,000 का था। तो भाई नो फॉल है, तो आईएफआर टू तरुण, नितिन से शुरू हुआ था क्या, नितिन तरुण अमर है, देख रहे हो आप, नितिन तरुण और अमर। नितिन कैपिटल अकाउंट कितना, 60,000 का रिजर्व उठा के हम लोगों ने तीनों में बांट दिया, 20,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, डन, यहां तक कुछ दिक्कत नहीं क्योंकि आईएफआर को राइट ऑफ कर दिया, पहली एंट्री आईएफआर रिटर्न ऑफ हो चुका है। अब दूसरा हमारा जो एंट्री होगा, केस हमारा वही चल रहा है, याद रखना केस थर्ड ही है ये। केस थर्ड के अंदर ही दूसरी एंट्री क्या होगी, अब जो मेरे पास 24,000 रुपए से जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, कितने से बढ़ गया इन्वेस्टमेंट, 24,000 से बढ़ गया गाइस। 24,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बताइए। 24,000 से क्या हुआ है, इसमें एप्रिसिएशन हुआ है कि नहीं हुआ है, एक डेप्रिसिएशन होता है, एक एप्रिसिएशन कितने का हुआ है, 20,000, 24,000। ठीक है, तो इस 24,000 को पार्टनर्स एंजॉय करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे इन देयर ओल्ड पीएसआर। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नितिन, टू तरुण और टू अमर। ठीक है, 24,000 को इक्वल रेशियो में अगर बांटते हैं तो 8,000, 8,000 और 8,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, डन। यही 3 केसेस थे हमने जिनको सॉल्व कर लिए। भाई लास्ट लाइन खींच के कंफ्यूज ना होना, ठीक है, ये लो हटा दी। 3 ही केसेस थे, सॉरी 3 ही एंट्रीज होनी थी, एक केस था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, अगले केस की तरफ चलते हैं। अगला केस क्या है हमारा, चौथा। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,70,000। इसमें हमको साफ समझ में आ रहा है कि फॉल हुआ है। फॉल कितना है भाई, 4 लाख माइनस 3.7, तो कितना हो गया, 30,000 का फॉल हुआ है। और आईएफआर कितना है, अब कह सकता हूं ना, आईएफआर अगेन मोर देन, सॉरी मोर देन फॉल। ठीक, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, चौथे केस को। चौथे केस को हम डिस्कस करते हैं। चौथा केस है केस 4, फॉल से ज्यादा है आईएफआर। फॉल है 30,000 का और आईएफआर है 60,000 का। क्या एंट्री होगी क्या एंट्री करेंगे गाइस हम, आईएफआर डेबिट कितना, 60,000 से। इन्वेस्टमेंट को कितने से कम कर लूं सर, इन्वेस्टमेंट जितने से फॉल हुआ है, कितने से फॉल हुआ है भाई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है 30,000 से। अब बस इसको बांट दो, नितिन, तरुण और अमर। ठीक है, बचा 30,000 सब में बढ़ जाएगा, कितना कितना, बराबर बराबर, 10,000, 10,000 और 10,000। ठीक है, चाहो तो यहां पर कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन कर देना भाई सबके लिए 1/3 में, क्योंकि इक्वल पार्टनर थे तीनों, आसान है। लास्ट केस जो केस नंबर 5, केस नंबर 5 क्या है, व्हेन द मार्केट वैल्यू इज 3,10,000। भाई यहां पर फॉल इज मोर देन आईएफआर। आपको पता होगा आईएफआर 60 का है और फॉल इस बार 90 का हो चुका है। इस बार कहानी जाएगी रीवैल्यूएशन के थ्रू, तो चलिए रीवैल्यूएशन के थ्रू इसको ट्रीट करते हैं। केस नंबर 5, ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी, आईएफआर डेबिट। आईएफआर तो हमारे पास 60,000 का था भाई। ठीक है, मैं तो ये वर्किंग नोट भी नहीं बनाता गाइस, क्योंकि मुझे पता है इन्वेस्टमेंट को कम कितने से करना है, इन्वेस्टमेंट को कम करना है 90,000 से। आपने डायरेक्ट 90 लिख लिया यहाँ पे, तो 30,000 कहीं तो जाएगा, कहां जाएगा भाई, एक ही चीज तो बचती है बेचारी जो सारी चीजों को हजम कर ले, वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट।
हर टाइप के अप एंड डाउन सह लेता है बेचारा। ठीक है, ये पहली एंट्री यहां पर हो जाएगी, दूसरी एंट्री यहां पर कर देते हैं। अब इस रिवॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, नितिन, तरुण और अमर टू रिवॉल्यूशन। ठीक है, कितना 30,000 का एक्स्ट्रा फॉल हो गया भाई, मोर देन IFR। बड़ा आसान था, ये लो, दोनों केसेस थे, दो एंट्री होनी थी, केस एक था, बार बार दो केसेस हो रहे हैं। ठीक है, ये हमने केस 5 को भी डील कर लिया। IFR से रिलेटेड हमने सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिए, और अब हम कुछ मिक्स क्वेश्चन देखेंगे अगली क्लास से। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी, अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगली क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करना क्लास को, है ना। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।